नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा में बहुत बेहतर ढंग से लिख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको फिजिक्स से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो 5 तारीख के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देखिए, सारे प्रश्नों को याद कर जाइए और परीक्षा में धूम मचा दीजिए। दोस्तों, मैं उन्हीं प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आएगा और ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, तो इन सारे प्रश्नों को देखिए और इस शुरू करते हैं। और सबसे पहले इन 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं जो 5 तारीख की परीक्षा में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है एक रेडियो समस्थानिक है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक 210 बीआई की अर्ध आयु 5 दिन है। यानी एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्ध आयु क्या दिया है? 5 दिन दिया गया है। तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिक का अविघटित अंश कितना होगा? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में हम सुधार कर देंगे क्योंकि हो सकता है ऑप्शन गलती है। 1/12 है। ओके, थोड़ा मोटा चल रहा है ना, हम इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। 1/12 होगा, 1/14 होगा, 1/15 होगा, 1/16। चलिए अब आप लोग देखिए, कहता है कि अर्ध आयु 5 दिन दिया गया है, तो 20 दिनों बाद लिए गए नाभिक का अविघटित अंश कितना होगा, कितना अंश बच जाएगा, यह आपको बताना है। 1/12, 1/14, 1/15 या 1/16। तो फटाक से कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को निकाल लेते हैं। ओके, राधे राधे, आकाश कुमार, सिमरन। ओके, आप सर के यहाँ कोचिंग पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती है। प्रिया पढ़ती हैं। ओके, चलिए मोहित, इसका आंसर बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। यहाँ अर्ध आयु टी हाफ का वैल्यू क्या दिया है? 5 दिन दिया गया ना जी, 5 दिन दिया गया है। ठीक है, टी हाफ का। और टोटल समय दिया है 20 दिन। 20 दिन बाद आपको बताना है कितना बचेगा। इसलिए आपका फॉर्मूला होता है n/n0 इक्वल टू कर दीजिए हाफ 1/2 टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लागू करेंगे तो हो जाएगा 1/2। यानी 20 डेज के बाद जब भी किसी का अविघटित अंश निकालना हो तो n/n0 करेंगे। ठीक है, तो 1/2 यानी प्रारंभिक अंश से हम डिवाइड कर दिए। 20 बाई क्या होगा? 5 होगा, तो 5 का 20 होगा ना जी। तो कितना आएगा? 1/2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, तो 1/2 को 4, इसको 4 बार गुना कीजिए। 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, इसे 4 बार गुना करेंगे कितना हुआ? 1/16। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बताए हैं 1/15, रितु बता रही हैं, सी बताए हैं। जो लोग सी बताए हैं सर देख लीजिए गलत है। आपका आंसर होगा 1/16, यानी 20 दिन के बाद 1/16 अंश उसका बच जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, वर्षा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वर्षा। सिमरन सर हमें पता नहीं। ओके, चलिए सिमरन बनाइए। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसका शुरुआत 2 दिसंबर 1942, याद रखिएगा 2 दिसंबर, ठीक है, 1942 को इटली मूल के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने अमेरिका में शुरू किया था। ने कहाँ शुरू किया था? अमेरिका में शुरू किया था। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 2 दिसंबर 1942 को इटली मूल के वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने क्या किया था? नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। नाभिकीय रिएक्टर बनाया था अमेरिका में। कहाँ बनाया था? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में बनाया था। आप इसको याद रखेंगे कब बनाया था? तो 2 दिसंबर 1942 को। कहाँ बनाया था? अमेरिका में। कहाँ का रहने वाला था? तो इटली मूल का वैज्ञानिक रहने वाला था। अब मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्टर है एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराया जाता है और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, और इस यंत्र में ईंधन के रूप में यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, और जब विखंडन होता है ना
तो उन न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है, जो न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो देखिए एक होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, न्यूट्रॉन की गति को तीव्र करना, इलेक्ट्रॉन की गति को कम करना या इलेक्ट्रॉनों की गति को तीव्र करना। क्या आपका ऑप्शन आप लोग भी आंसर बताए होंगे। चलिए ओके, वर्षा बता रही है 2 का ए बता रही है वर्षा। ओके वर्षा का सही है, यानी न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए हम लोग ही क्या करते हैं, रिएक्टर में मंदक का काम करते हैं, उसके गति को स्लो कर देता है ताकि विखंडन नियंत्रित रूप से चलता रहे। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, मोहित भी बताए हैं ए, वर्षा भी ए, बीटू भी। ओके बीटू गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का नाभिक किससे बना होता है। चलिए उत्तम कुमार ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। परमाणु का नाभिक किसका बना होता है, प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, ओके अल्फा कण से या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बताइए नाभिक किसका बना होता है। तो ये सारे लोग जानते हैं परमाणु का आकार क्या हो, गोलीय होता है ना जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते रहता है, और सेंटर में कौन होता है आपको पता होगा, तो बहुत सारे लोग बताए हैं डी। उत्तम कुमार डी बता रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत बढ़िया। तो नाभिक में कौन रहता है, P प्लस N रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका आंसर क्या होगा, डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। उत्तम कुमार, बिट्टू कुमार, ओके आप लोग का सही आंसर। अगला है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमईवी का मतलब हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यूरी, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट या जूल। बताइए रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यूरी, एएमयू या जूल। जल्दी फटाक से कमेंट कीजिए। ओके 3 का बी बता रहे हैं, 3 का बी, 4 का आंसर है ना जी। ओके उत्तम कुमार बी बता रहे हैं, उत्तम कुमार बी। सौरभ कुमार बता रहे हैं डी, जूल नहीं होगा सौरभ जी। ओके आंसर होगा क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो क्यूरी होता है। ऑप्शन बी राइट है, क्यूरी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, क्यूरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसमें कौन है जो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए सही है। टीए माने एवरेज लाइफ है, टीए एवरेज लाइफ इक्वल टू लेमडा बाई 0.6931 या टीए इक्वल टू 1 बटा लेमडा, टीए इक्वल टू 0.693 लेमडा, टीए इक्वल टू 1 बटा लेमडा स्क्वायर। बोले कौन सही है, आपको बताना है 5 का आंसर। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा इक्वेशन जो है इसमें से सही है। यहाँ टीए मैं बता दूं, टीए औसत आयु है, क्या है, औसत आयु। ठीक है, और टी हाफ क्या होता है, अर्ध आयु होता है, अर्ध आयु होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। लेमडा होता है क्षय नियतांक, क्षय नियतांक। अब इसमें रिलेशन कौन सही है ये बताना है। उत्तम कुमार भी बता रहे हैं, ओके औसत आयु इक्वल टू 1 बटा क्षय नियतांक। उत्तम कुमार इज राइट, ओके सही है। आप याद रखिए टीए इक्वल टू होता है अर्ध औसत आयु 1 बटा क्षय नियतांक, इसको हमेशा याद रखना है। और परिभाषा भी आप लोग को डिफिनेशन लिखाया गया होगा क्लास में। ओके 5 का ए बता रहे हैं वर्षा सिंह, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। वर्षा का गलत हो गया, मोहित का गलत हो गया, सौरभ का सही है, उत्तम का सही है, इमरान गुड इवनिंग, ओके अमन गुड इवनिंग, ओके ओके सौरभ का सही है, मोहित का गलत है, वर्षा का गलत है, इमरान ओके बताइए आप लोग भी। चलिए तो आप लोग देखें कि रेडियो सक्रिय में औसत आयु इक्वल टू क्या होता है, विखंडन स्थिरांक का क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है, टी इक्वल टू 1 बटा लेमडा। 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कहता एक्स कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या Z दिया गया है और द्रव्यमान संख्या ये दिया है, का अल्फा क्षय निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। इसमें कौन सा इक्वेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि अल्फा इसमें से क्षय हो रहा है, अल्फा कण निकल रहा है, यानी एक अल्फा कण इसमें से निकलेगा तो क्या परिवर्तन होगा आपको शो करना है। एक अल्फा कण निकालिए और परिवर्तन बताइए किस में है। अल्फा कण निकल गया, चलिए हम यहाँ रहेंगे ताकि आप देख पाएंगे। चलिए कौन सा इक्वेशन सही है आप बताइए, फटाक से बताइए। उत्तम कुमार ए बता रहे हैं, यानी पहला अकॉर्डिंग टू उत्तम आंसर इज ए। चलिए
पीहू सिंह, जय श्री राम, जय श्री राम। सौरभ कुमार, थैंक यू। ओके सौरभ। ओके उत्तम कुमार ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्तम। वर्षा सिंह भी ए बता रही है, तो 2 आदमी सही बता रहे हैं। देखिए अब मैं क्लियर कर दूं, दो ए नंबर सही है, उत्तम बिल्कुल सही आप बताए हैं, ठीक है। ऋतु बिट्टू कुमार भी ए बता रहे हैं, सुभाष कुमार भी बी बता रहे हैं। सुभाष भी गलत है, आपका बी नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये जो अल्फा कण होता है उसका परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है 4। जब एक अल्फा कण निकलेगा तो चाहे वह एक्स वाई जेड कुछ हो बने, लेकिन जेड में से क्या होगा 2 की कमी हो जाएगी और ए में से क्या होगी 4 की कमी हो जाएगी, जो कि हीलियम आयन युक्त होता है, ठीक है। तो देखिए जेड में से 2 घटा है यहाँ पे और ए में से 4 घटा है, तो यही नहीं पहला है, तो आपका आंसर ए सही है, ठीक है। तो जितने लोग ए बताए हैं उन सबका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। मोहित का भी सही है, सुभाष कुमार का गलत है, ओके। पीहू का सही है, सुभाष कुमार सही, बिट्टू सही, ओके। आकाश कुमार का भी सही है, सौरभ का भी सही है, उत्तम कुमार का तो बिल्कुल सही, पहले सबसे पहले यही बताए थे आंसर। चलिए अगला, बोर्ड का आवृत्ति शर्त होता है, इसमें कौन सा रिलेशन है जो नील्स बोर्ड के अनुसार इक्वेशन है, एंड नील्स बोर्ड का कौन सा इक्वेशन बताना है। E1 - E2 ये क्या है, कक्ष की एनर्जी है। ई क्या है, जहां ई जो है कक्ष की एनर्जी। अब देखिए परमाणु में प्रथम कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष होता है ना, तो कक्ष की ऊर्जा बोलेंगे, कक्ष की ऊर्जा है, ऊर्जा जिसको संवेग भी में कन्वर्ट हो जाता है, कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के बराबर होता है। चलिए तो यहाँ देखिए इसमें बोर्ड का कौन सा शर्त है, E1 - E2 = ½ hv, या E1 - E2 = hv, E1 - E2 = 3 hv, या E1 - E2 = 3/2 hv। ओके पीहू बी बता रहे हैं, नंदनी बी, सौरभ बी, इमरान बी, वर्षा बी, दीपक कुमार बी, उत्तम कुमार बी, सब कोई भी बताए, तो हम क्यों सी कहेंगे, बी सही है, ठीक है। नील्स बोर्ड का इक्वेशन है E1 - E2 = hv। एच क्या है, प्लांक नियतांक है। एच क्या है, प्लांक नियतांक, याद रखिएगा एच प्लांक नियतांक है। मोहित आप 7 का सी क्यों ठोक दिए, गलत है मोहित। 8, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग h/π जूल सेकेंड, h/2π जूल सेकेंड, या h/π जूल सेकेंड, या 2πh जूल सेकेंड, कौन होगा, बोलिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कौन सा होगा। ओके सौरभ कुमार बताइए, पीहू, नंदनी, जो लोग भी जुड़े हैं बताइए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग। देखिए ओके 8 का भी दीपक कुमार 8 का भी बता रहे हैं, 8 का भी, इमरान 8 का ए बता रहे हैं, इमरान ए, नंदनी सिंह बी, वर्षा बी, ओके 2 एक व्यक्ति भी बता रहे हैं, सौरभ कुमार ए बता रहे हैं। चलिए मैं बता दूं आपसे क्या पूछ रहे हैं, कोणीय संवेग पूछ रहा है, कोणीय संवेग, ठीक है। संवेग जो होता है ना h/2π जूल सेकेंड होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो कौन है, ऑप्शन बी राइट है, h/2π जूल सेकेंड। तो पीहू का सही है, सौरभ का गलत है, ओके, और नंदनी का सही, वर्षा का सही, इमरान का गलत, दीपक का सही, ओके आप लोग का सही है, मोहित का भी सही है। नेक्स्ट, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, प्रति मीटर, प्रति सेकेंड, या मीटर, या सेकेंड, बोलिए। रीडबर्ग नियतांक आर, नंदनी बी बता रही हैं, नंदनी बी बताई, ओके। उत्तम कुमार ए बता रहे हैं, दीपक कुमार ए, मोहित 8 का बी बता रहे, नहीं 9 का, ओके। पीहू ए बता रही हैं, बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं। रीडबर्ग नियतांक को आर से हम डिनोट करते हैं, आर का अगर मान आपको याद होगा ना तो मात्रक भी आपको रियल में याद होगा, ठीक है। इसका मान होता है 1.097, 10⁻7 पर मीटर, ठीक है, रीडबर्ग नियतांक। तो मात्रक यही नहीं जी, तो कौन होगा,
ए होगा ना, मान याद रखिएगा कितना होता है, ठीक है, 1.097 10 के पावर 7 पर मीटर होता है। तो मात्रा क्या हो गया, पर ऋणात्मक नियतांक का मात्रा क्या हो गया, पर मीटर। ओके, तो 9 का ये हो गया। ओके मोहित, आप बी क्यों मार दिए, पर मीटर मारिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरे बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए कौन होगा आंसर। क्वेश्चन में 10 का आंसर बताना है, 10 का फटाक से आंसर बताइए। मैं बता दूं, En बराबर एनर्जी En इक्वल टू होता है -13.6 बटा n स्क्वायर होता है, ठीक है, इससे आप निकाल पाएंगे। अगर प्रथम कक्ष में कहता है प्रथम कक्ष की ऊर्जा, ठीक है, प्रथम बोर्ड कक्ष में की ऊर्जा, तो निकालेंगे -13.6 बटा 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 13.6 होगा। अगर दूसरा का निकालना हो E2 का मान, तो 13.6 बटा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 13.6 में हम क्या करेंगे 2 दूना 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा आंसर हो जाएगा। 13.6 से में 4 से भाग दीजिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कौन आ गया आंसर, ऑप्शन ए आया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो 10 का ये आंसर होगा। कौन कौन बताए हैं, सौरभ कुमार बताए हैं, बिट्टू का गलत हो गया, इमरान का सही है, सौरभ का सही है, नंदनी का भी सही, दीपक का सही है। ओके बहुत बढ़िया, आप लोग का सही रहा। इसको याद रखिएगा, एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, En इक्वल टू -13.6 बटा n स्क्वायर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद रखेंगे, लिख लेंगे। अगला कहता 16 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है, परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। दिया गया है 29.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होगा। कहता है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु को मूल ऊर्जा स्तर में आयनित करता है, परमाणु से बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। 11 का आंसर बताइए। ओके खाली आप 10 का 11 में बताइए सर, 11 का बताइए। ओके फटाफट बताइए। 11 का शी, कुछ लोग 11 का शी बता दिए, 11 का शी। चलिए कौन है 11 का शी बताने वाले हैं, दीपक कुमार, इमरान 11 का डी बता रहे हैं, कुणाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोहित 11 का शी बता रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, सोल्यूशन आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ दिया गया है इतना अवशोषित ऊर्जा है, अवशोषित ऊर्जा का मान क्या दिया है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है जी, और आयनन ऊर्जा हम जानते हैं कि होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, तो इसी से हम लोग निकाल पाएंगे 16 में से इसको घटा लेंगे, ठीक है, 16 में से इसको घटा दिए, देखिए पॉजिटिव करके ही घटाएंगे, 13.6 घटाइए, कितना आएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके आएंगे, ठीक है, देख लीजिए। हम जब ही रखेंगे, जब घटाएंगे तो इसको पॉजिटिव करके ही घटाते हैं, ठीक है, यहाँ आप ये मत कीजिएगा है आप पॉजिटिव कर दिए, इसको हम पॉजिटिव करके ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ओके 11 का डी बता रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया, अंजलि कुमारी 11 का डी, सौरभ कुमार 11 का डी, बहुत बढ़िया, अंजलि कुमारी डी बताई हैं और सौरभ कुमार डी बताए हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, कहता है हाइड्रोजन सघन है ना, हाइड्रोजन सदृश, हाइड्रोजन के समान परमाणु में अवस्था 4 से 3 में संक्रमण होने पर परावैंगनी विकिरण प्राप्त होता है, वह संक्रमण जिससे अवरक्त विकिरण प्राप्त होगा वह है।
देखिए परावैंगनी विकिरण कहाँ से प्राप्त होता है, चौथा से तीसरे। तो औरक्त विकिरण कहाँ से प्राप्त होगा आपको बताना है, यानी याद रहे परावैंगनी का जो एनर्जी है उससे ज्यादा औरक्त का भी एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये औरक्त विकिरण किससे प्राप्त होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आप इसको याद रखिए बिल्कुल, अगर ये 4 से तीसरे में बैगनी अवस्था प्राप्त होता है तो औरत इससे हायर में चला जाता है, 5वां से चौथा में चला जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके सही है, ओके डी सही है, 12 का डी। आगे देखते हैं सौरभ कुमार, ओके चलिए। कहता जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। कहता जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसके समानुपाती होता है आपको बताना है। ऑप्शन है जेड, जेड स्क्वायर प्रति जेड या प्रति जेड स्क्वायर। चलिए कमेंट कीजिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है ये आपको बताना है, परमाणु संख्या के, परमाणु संख्या के वर्ग के, या परमाणु संख्या के व्युत्क्रमानुपाती या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ओके दीपक, ओके दीपक बिटू डी बता रहे हैं, तेरे का आंसर बताना है। ओके तेरे का आंसर, तेरे का डी नहीं होगा सौरभ, बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, अंजलि का सही है, मोहित का गलत है और सौरभ का भी गलत है, ठीक है। परमाणु के वर्ग के समानुपाती होता है, ई जो होता है जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला नाभि की त्रिज्या किस कोटि की होती है, ये तो सबको पता होगा। नाभि का त्रिज्या जैसे परमाणु हो गया तो परमाणु का जो आकार होता है ना उसके अंदर एक नाभिक होता है, तो परमाणु का आकार होता है 10 के पावर लगभग 10 मीटर के कोटि का होता है, लेकिन नाभिक का आकार किस कोटि का होता है ये आपको बताना है। नाभिक का आकार किस कोटि का होता है, 14 का बताइए, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15, 16, 18 कौन सा होगा आपको बताना है। नाभिक की त्रिज्या किस कोटि का होगा, 14 का आंसर बताना है बी। सौरभ कुमार बी बता रहे हैं, ओके सौरभ बी, ओके वर्षा 14 का बी, वर्षा बी, सौरभ बी, उत्तम ए नहीं, उत्तम जी बी ही होगा। देखिए एक चीज बताओ, लगभग करीब है, करीब करीब है, कहीं कहीं कुछ किताबों में लिख देता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। 10 के पावर -15 मीटर कोटि का ही होता है नाभिक की त्रिज्या, ठीक है। 10 के पावर -15 मीटर का कोटि का होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वह बल है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक पतले सोना के पत्थर पर अल्फा कण से प्रहार किया था, ठीक है, नहीं किया था, प्रहार किया तो क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण विचलित हो गए थे, ठीक है, और कुछ अल्फा कण पत्थर को सीधे पार कर गए थे। आप इसको शायद पढ़े होंगे, पत्थर को सीधे पार कर गए थे। तो यहाँ जो प्रयोग अल्फा कण रदरफोर्ड ने किया तो कहता है जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है, किस बल के कारण अल्फा कण क्या होता है प्रकीर्णित होता है, उस बल का नाम बताना है, किस बल के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। गुरुत्वीय बल, कूलॉम बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल, किस बल के कारण ऐसा होता है आपको बताना है। 15 का आंसर सौरभ कुमार, सुभाष कुमार डी बता रहे हैं, उत्तम कुमार बी, सौरभ 15 का डी, सुभाष 15 का डी, ओके नाभिकीय बल। चलिए एक चीज बताऊं, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। परमाणु का आकार क्या होता है, गोलीय होता है, और सबको पता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। अगर पूछता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस बल के कारण स्थिर है, तो आप बोलिएगा कि नाभिकीय बल के कारण स्थिर है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के कारण स्थिर है, लेकिन यहाँ नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं होती है। अल्फा कण से प्रहार किया और विचलित हो रहा है, तो किसकी वजह से, देखिए अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, प्लस आवेश होता है, और नाभिक पर भी क्या होता है आवेश होता है, प्लस 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 आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, तो प्लस आवेश के कारण होता है। और आवेश पर जो बल लगता है उस बल को क्या बोलते हैं,
कूलाम बल बोलते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। तो अगर नाभिकीय बल कहते हैं तो क्या है? बिल्कुल गलत है। कूलाम बल के कारण क्या होता है? यह प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, बात समझ में आया? अगर कहेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस बल के कारण स्थिर है तो नाभिकीय बल कहेंगे। और ये विकर्षित हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नाभिक भी पॉजिटिव है, और आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम किससे मापते हैं? कूलाम से मापते हैं। ऑप्शन कौन राइट होगा? बी राइट होगा। ठीक है, और तो कंफ्यूज नहीं होइएगा सर। ठीक है, चलिए, तो जो लोग भी बताए हैं उनका थोड़ा गलत है, फिर सही की दुनिया में आइए और आगे देखिए। 16, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। उच्च कक्षा से सेकेंड कक्षा में आ जाता है, दूसरी कक्षा में आता है तो क्या होगा? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी या फुंड श्रेणी। कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है क्या? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्सन श्रेणी या फुंड श्रेणी। कौन सा होगा? काफी सिंपल है, 16 का बताइए। ओके, उत्तम कुमार 16 का बी बता रहे हैं, बामर श्रेणी। ओके उत्तम जी, चलिए हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। बामर श्रेणी आपका सही है। जब हायर श्रेणी से जब लोअर में आता है तो बामर श्रेणी ही प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, आगे तो सही किनका था? वर्षा का भी सही था। नंदिनी सो गई है। ओके, तो मारिए वर्षा, एक साइड ही मारिए उसको। सुभाष कुमार बी बता रहे हैं, उत्तम कुमार भी बी बताएं। 16 का बहुत बने उत्तम जी। ओके, अंजलि सी बताई थी। ओके ओके ओके, वर्षा। चलिए अब 17 में आते हैं हम लोग। सौरभ कुमार आपका भी सही था। 17 आपके सामने है। रीडबर्ग नियतांक का बीमा क्या होता है? तो इसमें से कौन सा है जो रीडबर्ग नियतांक आर का बीमा होता है? आर का बीमा क्या होगा? हमने आर का मान अभी कुछ क्षण पहले बताया था, 1.097 गुना 10 के पावर 7 पर मीटर। इसी आर का आपको क्या बताना है? बीमा बताना है। ठीक है, इसका अगर मैं बता दूं, यहाँ पर मीटर है तो मात्रक अगर कहता है, मात्रक तक क्या हमने पहले बताया था? एम के पावर -1 मात्रक हो गया। अब आपको बीमा बताना है तो बच्चा बच्चा बता देगा, मात्रक सामने है तो बोलिए कौन सा बीमा होगा? चलिए, किनका आंसर सही हुआ? ओके, अंजलि बी, वर्षा 17 का बी। ओके, वर्षा बी बता दी, उत्तम ए बता रहे हैं, अंजलि ए बता रही हैं। उत्तम अंजलि ए बताई और वर्षा बी को ठोक दी। तो किसका सही बात मान दिया जाए? बस दो ही आदमी। और सुभाष कुमार ए बता रहे हैं। चलिए सुभाष ए बताएं। आगे और देख लेते हैं। आशीष आगे, बहुत बढ़िया आशीष। सौरभ कुमार 17 का ए बता रहे हैं। अब हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, मात्रक क्या है? प्रति मीटर। मीटर क्या है? लंबाई। लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो यहाँ बीमा में एल के पावर क्या होगा? -m हो जाएगा। यहाँ क्या है? -1 हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान नहीं है और टाइम नहीं है तो इसका शून्य, इसका शून्य हो जाएगा। तो m0 t0 l के पावर -1 कौन होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। अतः वर्षा आपका बिल्कुल गलत है, वर्षा लुट गई। ओके, डिलीट कर दी, कोई बात नहीं वर्षा। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए राइट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परावैंगनी भाग में पाई जाती है? इसमें कौन श्रेणी है जो परावैंगनी भाग में पाई जाती है? लाइमन, बामर, बामर है, बामर, पार्शियन, पार्शियन, ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है ब्रैकेट, और फुंड, ब्रैकेट। देखिए लाइमन, लाइमन, लाइमैन होता है, लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट और फुंड, यानी लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, फुंड, 5 श्रेणियां मिलती है। तो कहते हैं कौन सी श्रेणी है जो परावैंगनी भाग में मिलती है? बोले कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में मिलती है? उत्तम कुमार ये बता रहे हैं। बहुत बड़े उत्तम जी, सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में मिलती है। बिल्कुल सही है, ये आपका राइट है। तो किन का राइट है? सलमान का भी सही है, आशीष का सही है, सौरभ का सही है, उत्तम कुमार का सही है, बिट्टू का सही है, अंजलि का सही है, आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है? किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी भाग पाई जाती है? अभी तो वही क्वेश्चन हुआ, किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है बताइए। एक्स किरण, दृश्य प्रकाश और प्रकाश, ये तो कुछ हो नहीं। बोले लाइमन श्रेणी किससे पाया जाएगा? 19 का बताइए। अभी तो यही नहीं चर्चा हो रहा था सर, परावैंगनी।
तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा की ऊर्जा एनवी, यहाँ एनवी एन कर दीजिए, एनवी कक्षा की ऊर्जा एन इक्वल टू 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एन इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? यानी पहली कक्षा से हमें क्या करना है, उसे दूसरी कक्षा में भेजना है, तो एनर्जी कितना चाहिए? 13.6, 12.1, 10.2 या 3.4? इसका आंसर बताइए तो आप लोग फटाफट 20 का आंसर बताइए क्या होगा। 20 का आंसर आपको बताना है, यहाँ दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है। देखिए अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना फटाक से, तो देखिए ई एन का वैल्यू दिया है, ई एन इक्वल -13.6 बटा एन स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम E1 का मान निकालेंगे, जब E1 का मान निकालेंगे तो 13.6 बटा 1 का स्क्वायर, तो -13.6 ही होगा। और जब E2 का मान निकालिएगा तो कितना होगा? 13.6 और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे जी, तो 13.6 बटा क्या हो गया 4, भाग दिए थे, कितना है 13.6 में 4 से भाग देंगे, रुकिए हम भाग दे के बताते हैं। 13.6 डिवाइड बाई 4, 3.4 आ गया, -3.4। अब क्या करना है, इसमें से इसको सबसे कीजिए, 13.6 में से 3.4 घटाइए, तो 13.6 माइनस 3.4 10.2 होगा, 10.2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन हो गया आंसर? ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक। सी कितने लोग बताए हैं? ओके मोहित, जो इमरान बताए हैं गलत, 20 का डी जो बता रहे हैं गलत है। अंजलि का सही है, बिट्टू का सही है, आशीष का सही है, ओके आशीष का सही है, वर्षा का गलत है ना, वर्षा तो बताई ही नहीं बेचारी, सो गई शायद। वर्षा का सही है, नहीं बताई तो सही है मान लीजिए भाई। अमन 20 का सी बता रहे हैं, हाँ ठीक है अमन। अगला फिर वैसे ही क्वेश्चन है, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर्ड कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है, ठीक है। उसके दूसरे बोर्ड कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अभी तो EN से हम लोग निकाले थे जी, EN बराबर क्या था? -13.6 बटा एन स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे कक्ष में तो E2 हो जाएगा 13.6 बटा क्या हो गया 2 का स्क्वायर, तो 13.6 में 4 से भाग दिए थे कितना? 3.4 आया था जी, देखिए पहले ही भाग दिए थे, 3.4 आया था ना, 3.4। कौन सा एनर्जी होगा आपका? ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो 21 का आप लोग आंसर नहीं बताया, क्या है? उत्तम कुमार बी बताए, क्यों उत्तम? ए होगा, ठीक है। 21 का ए, इमरान ए बता रहे हैं, सलमान ए बता रहे हैं, इमरान सलमान दो व्यक्ति का सही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, बिट्टू का भी सही है। अगला देखिए मैंने एक यहाँ पोस्टर लगा दिया है थोड़ा सा, ताकि आप देखें। देखिए लाइमेन, बामर, पासेन, ब्रैकेट फुंड। देखिए लाइमेन जो श्रेणी किसमें पड़ती है? परावैंगनी में पड़ती है क्षेत्र में। बामर होता है दृश्य प्रकाश, बामर को हम देख पाते हैं, बामर श्रेणी हमको दिखाई देती है। पासेन होता है औरक्त, और ब्रैकेट फुंड होता है औरक्त से दूर होता है। तो लाइमेन किस में है? परावैंगनी में। बामर किस में? दृश्य में। और पासेन किस में है? औरक्त में है, ठीक है। तो कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं है? इसमें कौन है जो औरक्त में नहीं है? हम ये तो उससे मतलब है फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमेन श्रेणी, कौन है जो औरक्त भाग में नहीं है? औरक्त में देखिए फुंड तो औरक्त में है ही, औरक्त से दूर है, और ब्रैकेट भी औरक्त से दूर है, पासेन कहीं दिया नहीं, दूगो दिया एक हॉम्फ्रीड और लाइमेन। लाइमेन किस में है? परावैंगनी में है। तो लाइमेन परावैंगनी में है, तो आपका आंसर क्या होगा? लाइमेन में ही है जो औरत में नहीं है, ठीक है। हॉम्फ्रीड की तो चर्चा ही नहीं, इस श्रेणी का है ही नहीं वो। तो श्रेणी का कौन है? फुंड और ब्रैकेट और लाइमेन। तो लाइमेन क्या है? किस में पड़ता है? परावैंगनी में। तो औरत भाग में कौन नहीं है? तो लाइमेन नहीं है। तो कौन आंसर हो गया? 22 का डी। कितने लोग बताए? 22 का डी, ओके। उत्तम कुमार 22 का डी बताए हैं, वर्षा 22 का सी। ओ हो 22 का सी तो हुई ना, कही हो ए वर्षा ना हुई, 22 के डी हुई। यहाँ देखो लाइमेन किस में? परावैंगनी में बनो। है सब तीनों के तीनों कहाँ बा? हेजवा से देख लो औरत में बा, ठीक बा। तो देखो वर्षा के गलती हो गई, और बिट्टू के सही बा, आशीष के भी सही बा, ठीक बानू। देखो ध्यान इधर रखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? इसमें कौन सा है जो दृश्य भाग में? अभी देखे थे कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में था? ये रट जाइए, रट्टा मार दिए। दृश्य में कौन है? बामर। दृश्य बामर, बानर से याद रखिएगा,
दृश्य दिखता कौन है? बानर दिखता है। तो बामर बानर कौन सा दृश्य में? तो पामर, बानर पामर, याद रहेगा ना। ओके, हैप्पी बर्थडे सर जी। ओके, आयुष लवर, तो हैप्पी बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। क्या बात है भाई, जब मर्जी बर्थडे मना दो भाई। मेरे 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, बर्थडे बीत गया। ओके, वर्षा कुछ लिख रही हैं, देखकर पढ़ रहे हैं, वो टीवी देख कर पढ़ रहे हैं। वाह वाह, वर्षा चालाक है भाई, एक बार में 3-4 काम करती है। नाम ऐसे ही वर्षा पड़ गया, जिसका नाम वर्षा कब बरस जाएगी किसी को पता नहीं। देखिए, जिस प्रकाश में पड़ता है कौन? वामर श्रेणी। इसलिए टीवी अब बंद कर दे वर्षा। देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है, इसमें कौन है जो सौर ऊर्जा का स्रोत है? न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, दोनों या कोई नहीं? सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? बोलिए बोलिए, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है? 24 का आंसर बताना है अंजलि। ओके, 23 का सी। ओके, सही है आयुष लवर, जो सही है। आपको बताना है 24 का आंसर क्या होगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? फटाक से बताइए, इसमें कौन है जो सौर ऊर्जा का स्रोत है? न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 24 का सी। इमरान लुट गए, इमरान लुट गए हैं। अमन बी बता रहे हैं, चलिए अमन तो गर्दा बता दिए। नंदनी लुट गई। आकृति शर्मा 24 का सी बिल्कुल गलत है। अंजलि सर केक नहीं देता है। ओके, चलिए अच्छा है। ओके, सलमान भाई 24 का सी। सब सी बताने वाले सब व्यक्ति का गलत है, आप लोग का ध्यान यहाँ नहीं है, ध्यान केक पे है। देखिए, सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है जी। विखंडन कौन मार दिया भाई? ये विखंडन थोड़े होगा सूर्य में। सूर्य के कोर में नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ कर क्या करता है? हीलियम का निर्माण करता है। तो सूर्य के कोर में हमेशा क्या होता है? संलयन होता है। आप विखंडन कैसे मार दे रहे हैं? तो बी होगा ना, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसमें कौन है जो 6 गुणांक का मात्रक है? हर्ट्ज, प्रति मीटर, मीटर या कोई नहीं? 6 गुणांक, 6 गुणांक लेमडा, इसका मात्रक क्या है? 6 गुणांक का मात्रक आपको बताना है, चलिए बताइए। 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताएंगे आप लोग, ये कहिए, हम फटाक से बता दें 6 गुणांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, कुछ लोग नहीं बताया, हम बताते। प्रति मीटर होता है। 6 गुणांक का जो मात्रक होता है ना, पर मीटर होता है, ठीक है। 6 गुणांक का मात्रक क्या होगा? प्रति मीटर। आगे देखिए, कहता है अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा a इसके द्रव्यमान संख्या है, तो log r और log a का ग्राफ। देखिए, यहाँ त्रिज्या दिया है, त्रिज्या क्या दिया है? r, ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या है? a दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करना है? log a एवं log r का ग्राफ बताना है। क्या बताना है? ग्राफ, ठीक है। चलिए, कुछ लोग आंसर हम देख लेते हैं। अनूप कुमार ए बता रहे हैं। ओके अनूप। अंजलि ये बता रही है, मोहित ये बता रहे हैं, उत्तम ए, वाह इतने लोग ये बता दिए, तब तो मारना ही पड़ेगा ये। यानी बिल्कुल याद है, लॉग ए और लॉग आर का जो ग्राफ होता है हमेशा सरल रेखा होता है, ठीक है, हमेशा सरल रेखा होता है। इससे ग्राफ बनेगा ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। एक लॉग ए हो जाता है तो एक लॉग आर हो जाता है, ठीक है। और ग्राफ क्या मिलता है? एक सरल रेखा मिलता है, ठीक है। अगला कहता है थोरियम 90-230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? यहाँ थोरियम दिया गया है, क्या दिया है? थोरियम दिया है, परमाणु संख्या 90 है, द्रव्यमान 230 है। तो न्यूट्रॉन का संख्या बताना है, इन बराबर क्या होगा? बोलिए। तो 25 का ये होगा। ओके, उत्तम कुमार सही है। 27 का बताइए उत्तम जी, 27 का बताइए। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 90, 140, 230 या 320? बोले न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? जल्दी बताइए तो, न्यूट्रॉन का संख्या कितना आएगा? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का ए बता रहे इमरान ए, वर्षा सिंह सी, अनूप सी, और लोग बताएंगे। इमरान, वर्षा, अनूप, पिट्टू ए, तो ए हो गया, सी हो गया, और सलमान, सलमान बी बता दिए।
अंजलि बी, आशीष ए। ओके, आशीष ए बता रहे हैं। चलिए, इतना कन्फ्यूजन क्यों होता है? देखिए, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को या तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या नीचे वाले को प्रोटॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है और ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 230। तो ये कौनों घटा देंगे तो क्या होगा? एन का मान निकलेगा ना। तो एन इक्वल टू क्या होगा? यह प्रोटॉन आके घटेगा तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन नहीं बचेगा ना जी। यहाँ हम निकालेंगे पी का मान क्या होगा? 90 और प्लस एन इक्वल टू क्या होगा? 230। इसलिए एन बराबर क्या होगा? 230 में से 90 घटा दो तो हो गई कितना बची? 130 गुआ 10 को 140 को बचे ना। तो 27 का कौन होगा? बी होगा। तो ए बताने वाले लुट गए, सी बताने वाले बिल्कुल लुट गए। तो आंसर क्या होगा? बी होगा 140। क्या होगा? 140। ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दो, हो गया न्यूटन। बी हो गया ना। अगला देखिए, एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटा है। इसकी औसत आयु क्या होगी? अर्ध आयु 10 घंटा दिया है तो औसत आयु क्या होगा ये बताना है। 14.4 घंटा, 20 घंटा, 7.2 घंटा या 6.93 घंटा। तो यहाँ क्या दिया है? सॉल्व कीजिए इसको। तो क्योंकि दिया है टी हाफ इक्वल टू 10 घंटा दिया है। क्या दिया है? 10 घंटा। तो पूछ रहा है औसत आयु टी ए बराबर क्या होगा ये बताना है। बोलिए। चलिए, तो औसत आयु का मान बताइए, कोई तो बताइए औसत आयु। देखिए यहाँ थोड़ा देखिएगा, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.693 बटा लेमडा होता है। ठीक है, हम लेमडा का मान निकालेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है? 0.693 बाई क्या होगा? टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ हो जाएगा लेमडा का मान। और हम जानते हैं, और औसत आयु टी इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा लेमडा होता है। ठीक है, और लेमडा का मान इतना है तो ये उल्टा हो जाएगा ना जी। क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे लेमडा का मान है और 1 बटा लेमडा का उल्टा करेंगे ना तो ये उल्टा होगा। टी हाफ बटा क्या हो जाएगा? 0.693। ठीक है, और टी हाफ का मान क्या दिया है? 10 दिया है ना। तो 10 बटा 0.693 और 10 में 693 से भाग देना, अपने बुझा जाए का। रुको हम भाग देते नहीं। 10 में भाग देगा कितना? 10 डिवाइडेड बाई 10.693, 14.4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 14.4। तो 28 का बी। बी बताने वाले तो लूट गए, ए बताने वाले ठीक है। 14.4 होगा 28 का ए। देख लीजिए यहाँ फिर समझ लीजिए, टी हाफ का मान दिया है, टी ए निकालना है। टी हाफ इक्वल टू इतना होता है तो हम लेमडा निकाल लिए और लेमडा का मान इसमें रख लिए। ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 का मान यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, चलिए ये सही होगा। ठीक है, 28 का ए। नंदनी तो ये नहीं, आप लोग सो गए हैं, लगता है कि अंजलि का सही है। अंजलि का सही है। अंजलि यानी स्वीटी, इनका सही है। नाम बदलती रहती है बेचारी। देखिए अगला है, यूरेनियम नाभिक के घनत्व का परिमाण की कोटि होती है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10⁻30 किलोग्राम पर मीटर क्यू, या 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यू, 10⁻14 किलोग्राम पर मीटर क्यू, या 10⁻11 किलोग्राम पर मीटर क्यू। क्या होगा? यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि क्या होगी बताइए। 29 का आंसर बताइए। अंजलि ये बता रही है 29 का। ओके, चलिए हम लोग ज़्यादा इसमें समय ना व्यतीत करें, आपको जल्दी मैं बता दूं। 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है यूरेनियम नाभिक के घनत्व की कोटि। 10⁻17, इसको याद रखिएगा। इसका बी होगा आंसर। ठीक है, अंजलि चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिए गए हैं। ओके, कहता है हाइड्रोजन बम आधारित है। आपको बताना है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फटाक से बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन दिया केवल नाभिकीय विखंडन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर, विखंडन और संलयन दोनों पर, या उनके त्वरण के परिणाम पर आधारित है। तो याद रहे हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय। अच्छे, कुछ लोग उत्तम कुमार बी बता रहे हैं। मोहित उत्तम बी, उत्तम बी। ओके बी, नाभिकीय संलयन से बहुत बढ़िया, उत्तम सही है।
हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ओके, उत्तम, बिल्कुल सही है। अमन का भी सही है, सलमान का भी सही है, वर्षा सिंह का भी सही है। अगला, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय विखंडन, विघटन, नाभिकीय रासायनिक क्रिया से या नाभिकीय संलयन से? तो सूर्य जो ऊर्जा है वह प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से ही, क्योंकि सूर्य के कोर में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और तो उससे ही वह प्राप्त कर पाता है। ठीक है, ओके, वर्षा सही है। अंकित शर्मा आपका भी सही है, बिट्टू का भी सही है। अगला, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, श्रृंखला क्रिया, नाभिकीय विघटन या तत्वांतरण क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे ये बताना है आपको। चलिए फटाक से सोचिए। कहता है नाभिकों के मिलने से नाभिक, नए नाभिक के बन, नाभिक मिला और नया नाभिक बना। ठीक है, तो नाभिक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंजलि डी बता रही हैं। नाभिक के मिलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? उत्तम कुमार ए बता रहे हैं। चलिए, नाभिक के मिलने की क्रिया को संलयन बोलते हैं। ठीक है, तत्वांतरण नहीं बोलेंगे, नाभिक के मिलने की क्रिया को ओके 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 नाभिकीय संलयन होगा, 32 का ए होगा। अंकित शर्मा भी ये बता रहे हैं। अगला, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? एक नाभिक एक भारी नाभिक स्वयं ही 2 टुकड़े में टूटता है, तो संलयन में थोड़ी टूटेगा। तो उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है, उसमें न्यूट्रॉन की बमबारी से एक भारी नाभिक टूट जाता है, तो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अन्य संभवतः उत्पादों का निर्माण करते हैं। क्या होगा बताइए? 29 नहीं 33 का बताना है, थोड़ा तेजी में बनाइए। देखिए, नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्या आंसर सही होगा? डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का परमाणु है, हीलियम का नाभिक है या हाइड्रोजन का नाभिक है? बोलिए अल्फा कण क्या है? आपको बताना है अल्फा कण क्या है। 34 का आंसर बताइए, अल्फा कण क्या है? फटाक से बताइए। हीलियम का परमाणु, हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का परमाणु या इलेक्ट्रॉन? ठीक है, बोलिए अल्फा कण क्या है? बोलिए फटाक से, हीलियम का परमाणु या हीलियम का नाभिक क्या है? देखिए, अल्फा कण में से हम जब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो एक्चुअल में उसका नाभिक ही बचता है। तो हीलियम आयन युक्त हीलियम का नाभिक है, आयन युक्त हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, 34 का सी आपका राइट होगा। ठीक है, सी बताए हैं, उत्तम कुमार बताए हैं, सुभाष भी बताए हैं सी, ओके, सलमान भी बताए हैं, आप लोग का सही है। अगला, बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। बीटा किरणें क्या होती है? तीव्रगामी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ऋणायन? बीटा किरण क्या होता है? तीव्रगामी क्या होता है? ये बताना है, बताइए। बीटा किरणें होती है, अंजलि सी बता रही हैं, ऐसे बताइए। 15 का सी, 36 का सी, 35 का सी, ऐसे करके बताइए। सौरभ कुमार सी बता रहे हैं, बिट्टू कुमार सी बता रहे हैं, मोहित बी बता रहे हैं, नंदनी सी, अमन ए, सुभाष कुमार ए, नंदनी ए। चलिए, जो बीटा किरण होता है आप जानते होंगे, इसका प्राण माइनस 1 होता है, द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। अतः बीटा किरण क्या है? इक्वल टू है इलेक्ट्रॉन के, प्राण संख्या 1 है, द्रव्यमान 1 शून्य होता है। तो यहाँ जो है बीटा किरण इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। बीटा किरण क्या है? वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी राइट है। तो सी बताने वाले कौन है? अंजलि, अंजलि हैं, मनीष कुमार तो नहीं है, बिट्टू हैं, सौरभ का भी गलत है, नंदनी का भी गलत है और अंजलि का सही है। अंजलि सही है। अगला, तथा निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होती है? इसमें कौन है जिसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है? अल्फा किरण या अल्फा किरण है, ठीक है, एक्स किरण, कैथोड किरण या गामा किरण? किसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है ये बताना है। अल्फा किरण, एक्स किरण, कैथोड किरण या गामा किरण? बोले किसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है? ओके, सौरभ कुमार सी बता रहे हैं, अंकित शर्मा सी। 36 का बताना है, 36 का बताइए आप लोग। मनीष कुमार सी, 36 का आंसर आपको बताना है।
किसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है? अल्फा किरण, एक्स किरण, कैथोड किरण या गामा किरण? बोलिए। चलिए जल्दी। 36 का ए अमन, अल्फा का भेदन क्षमता सबसे कम होता है। याद रहे, अगर हम देखें अल्फा बीटा गामा, ठीक है, भेदन क्षमता, भेदन वेधन क्षमता, ठीक है, और आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हमें लिख दूं ताकि ज्यादा। किरण, ये क्या है? किरण है, कौन सा किरण है? रेडियो सक्रिय किरण है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इसको याद रखें, अगर वेधन क्षमता इसका 10,000 है, इसका गामा का, तो इसका होता है 100, इसका होता है 1। मतलब अल्फा से 100 गुना ज्यादा होता है बीटा का, बीटा से 100 गुना ज्यादा होता है गामा का, ठीक है। और आयनीकरण क्षमता इसका 1 है तो इसका 100 है, और इसका सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता होता है 10,000, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ वेधन क्षमता किसका सबसे ज्यादा होगा? कमेंट कीजिए 34 का डी। 34 है, 36 ने भाई, 36 का बी बता रहे हैं। कहाँ ध्यान है आप लोग का? अंजलि का डी सही है, अंजलि बिल्कुल सही है। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। सामने इस लिस्ट को याद रखिएगा कि गामा का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में मूल कण नहीं है, इसमें कौन है जिसको मूल कण नहीं कहते हैं? न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? किसको मौलिक कण नहीं कहते हैं? अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? कौन है जो मौलिक कण नहीं है? सर राम, नाम लीजिए ना शोभर। ओके, कौन है? सुभाष कुमार। ओके सुभाष, तो आप जितना बड़ा कमेंट करेंगे हम नाम तो ले ही रहे हैं सर। ओके सुभाष। ओके मोहित, 35 का ए बता रहे हैं, 37 बताना है सर, 37 बताइए, बड़े स्लो हो गए। वर्षा 37 का बी बता रही है, अल्फा कन, ओ सॉरी ये बी है, और इधर वाला सी है, अब बाद में डी आएगा ना जी, ए डी है। अब बताइए अब। तो वर्षा बता रही है कौन? बी। वर्षा कहना है बी है, नंदनी का बी, अंजलि का सी, ओ हो, सलमान सी, नंदनी सी, नंदनी बी। चलिए अच्छा, परमाणु में मौलिक कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। तो इन तीनों को छोड़कर जो होगा वही ना मौलिक कण नहीं है। तो अल्फा है, यह मौलिक कण नहीं होता। आंसर कौन होगा? बी आपका आंसर होगा। ये जो है बी, अल्फा मौलिक कण नहीं है, ठीक है। 37 का बी होगा। दिग्भ्रमित ना हो, अच्छा से बनाए। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में हम जानते हैं कि हम यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं प्रत्येक विखंडन में, ठीक है, और बढ़ते जाता है 3 के गुना के अंतराल में। अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो अनियंत्रित हो जाएगा, और जिससे जो आपका रिएक्टर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो वहाँ न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रक क्षण कौन होता है? कैडमियम का, ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? कौन सा क्षण लगाते हैं? ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का? किसका क्षण उपयोग किया जाता है? नंदनी ये बता रहे हैं। चलिए 38 का सी, अंकित कुमार सी बता रहे, यूरेनियम का बता रहे हैं। यूरेनियम ईंधन है। यूरेनियम क्या है? नाभिकीय रिएक्टर की ईंधन है। ये क्षण नहीं, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। किसका क्षण प्रयोग करते हैं? 38 का सी, अंकित सी, अंजलि ए बता रही है। ओके ओके, बीटेक, एनसीईआरटी या भारतीय भवन का? चलिए सब टोटल क्या है ना, जो हम लिए गए हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, टोटल एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं, भारतीय भवन का नहीं लिया गया है, ठीक है। ओके चलिए मैं बता दूं कि नियंत्रण क्षण में कैडमियम या बोरान के क्षण का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैडमियम या बोरान के क्षण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट है। तो जितने लोग बताए हैं ना सबका ए सही है, कैडमियम बोरान का क्षण, ऑप्शन ए राइट है। सलमान बता रहे हैं डी। देखिए यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग क्या होता है? ईंधन के रूप में होता है, इसका विखंडन होता है। और ग्रेफाइट का क्षण क्या होता है? देखिए ग्रेफाइट के क्षण का भी देखिए, जब हम क्या करते हैं मंदक या विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का या भारी जल का प्रयोग करते हैं। यह मंदक है, क्या है? मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और ये क्या है? नियंत्रक क्षण है, नियंत्रक
पर है, याद रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं बता दूं, जब मंदक की चर्चा हुई तो रिएक्टर में दो चीज होता है, एक ग्रेफाइट का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, ग्रेफाइट, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ग्रेफाइट का या भारी जल का, या क्या होगा, भारी जल का प्रयोग करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं, भारी जल को क्या बोलेंगे, D2O। और इसी मंदक के नाम पर ही ये थे आपके, ये क्या नाम है, रिएक्टर का नाम चेंज हो जाता है। यदि मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाए तो रिएक्टर का नाम किया जाएगा परमाणु पाइल, वहाँ रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा, परमाणु पाइल हो जाएगा, याद रखिएगा, परमाणु पाइल नाम हो जाएगा। ठीक है, और यदि रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाए तो वहाँ रिएक्टर का नाम क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार पूछा जाने वाला है, याद रखेंगे, स्विमिंग पूल इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। तो कौन सा आंसर होगा, 38 का आपका क्या हो गया आंसर, ए हो गया ना, 38 का हो गया आपका ए। ओके, वो आकृति है, आकृति को हम अंकित पढ़ रहे थे, सॉरी, अंकित आकृति। चलिए, कहता है 10 Ne12 नाभिक ऊर्जा अवशोषण करने के बाद नियॉन, कहते हैं नियॉन है, नाभिक ऊर्जा अवशोषण करने के बाद अल्फा कणों तथा एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है। तो अज्ञात यहाँ है, अज्ञात, अज्ञात नाभिक है, 2 अल्फा कण क्षय करता है, नियॉन क्या कर 2 अल्फा कण क्षय करने के बाद अज्ञात नाभिक में परिणत हो जाता है। तो अज्ञात नाभिक कौन है, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन या ऑक्सीजन, कौन होगा, बोलिए, 39 का आंसर बताइए। देखिए नियॉन है, ठीक है, परमाणु संख्या 10 दिया है और क्या दिया है, 12 दिया, इसमें से 2 अल्फा कण कह रहा है निकल जा रहा है, तो नया तत्व बन रहा है, नया तत्व मानते हैं X बना। ठीक है, तो नया तत्व क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा या ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, 39 का बी, अमन बता रहे हैं बी, बोरॉन होगा, बोलिए, अमन बी बता दिए, एक व्यक्ति बताए हैं, बाकी लोग सो गए हैं, अमन बी, अमन बी, इसके बाद कौन आएंगे, देखिए अल्फा कण का परमाणु संख्या क्या होता है, 2, द्रव्यमान संख्या 4 होता है, तो 4 दूना 8 घटेगा, तो 8 घटेगा, 8 घटेगा, 12 में से 8 घटा लीजिए, कितना आएगा, चाहे जो आए 4, 8 4 12, ठीक है, और 10 में से 2 दूना 4 घटेगा, तो क्या बचेगा, 2 4 गया, 6 4 10, 6 बचेगा। तो आप यहाँ चाहे जो आया है, यहाँ डॉट डॉट जो भी द्रव्यमान संख्या की चर्चा हमको नहीं करनी है, चाहे जो आया है, देखिए यहाँ 22 होना चाहिए था, 22 होगा, 12 नहीं होगा, तब ना 8 घटाएंगे तो क्या होगा, 22 में से 8 घटेगा तो 14 8 22 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिएगा परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 14 है, तो यह कौन चीज हो सकता है, यह कार्बन हो सकता है, 6 और 14, कौन होगा आंसर, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। तो 39 का भी आकृति बी बता रही है गलत है, सुभाष कुमार का सही है, सुभाष का क्या है, सही है, सुभाष का सही है, मनीष कुमार का भी, जो सी बताए हैं उनका सही है, वर्षा का गलत है, बिल्कुल गलत है वर्षा, क्योंकि आप तो टीवी देख रहे हो भाई, टीवी देखने वाले का गलत होगा ही करेगा, ध्यान यहाँ नहीं है, टीवी पर ध्यान है। यहाँ आइए, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है आपको बताना है, कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या सभी, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है बताना है, कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या सभी, बोलिए। ओके, नंदिनी सिंह राजपूत सी बता रही है, कोणीय संवेग, नंदिनी बोली कोणीय संवेग। ओके, बिट्टू कुमार सी, सौरभ कुमार सी, 40 का बताना है सर, 40 का आंसर बताइए, 40 का आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए 40 का क्या होगा। ओके, 40 का डी, बिट्टू बता रहे हैं डी, और अमन ए, वर्षा सिंह हम नहीं देख रहे हैं। ओके, अब इसका मतलब टीवी बंद हो गया, बहुत बढ़िया वर्षा, टीवी बंद करके ही पढ़ना चाहिए, खाना भी खाइए टीवी बंद करके, कोई काम कीजिए टीवी बंद करके। ठीक है, ऐसे भी लड़कियों को सीरियल का बहुत सवार रहता है, जब तक सीरियल नहीं देखता है ना तब तक नींद नहीं आता है। ओके, तो नीतीश कुमार सी बता रहे हैं, सलमान डी बता रहे हैं, अंजलि डी बता रही है। ओके 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 ओके, आकृति डी, मनीष सी। चलिए मैं बता दूं, जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है ना, जब नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो उसमें आवेश, संवेग, चाहे कोई संवेग हो, आवेश और टोटली संवेग संरक्षित रहता है।
तो आवेश संरक्षित होगा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कौन संवेग का है सब बचा रहेगा, तो इनमें सभी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। जितने लोग डी बताया ना सबका सही हो गया। टाटा बाय, नहीं टाटा बाय नहीं, और है क्वेश्चन, अभी बाय करके मत भागा ये बबुआ, अभी और ही बटन हो, अभी और है, इसलिए टाटा बाय ना कहिए। सलमान टॉपर भाई, ओके इमरान अभी मत भागिए, अभी बहुत क्वेश्चन है। आप ही बोल रहे थे सर कम क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन है और सर टोटल खत्म नहीं हुआ ताले हम छोड़ेंगे नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी, इसमें कौन सा कण है जो अस्थायी है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण, बोले कौन सा कण है जो अस्थायी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा। यानी इस क्लास में पढ़ने के बाद आधुनिक भौतिकी आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए क्लास मत छोड़िए, इसको पढ़िए, आधुनिक भौतिकी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बोलिए कौन सा कण अस्थायी होता है, चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, कौन सा कण अस्थायी होता है, जल्दी जल्दी फटाक से बताइए। 41 का, चलिए मैं ही बता दूं, वो न्यूट्रॉन है जो अस्थायी होता है। आपको पता होगा कि विखंडन प्रक्रिया में मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से ही प्रहार किया जाता है। कभी सुने हैं कि इलेक्ट्रॉन से प्रहार किया गया, प्रोटॉन से नहीं, जब प्रहार होता है तो न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन ही क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, ओके चलिए ए राइट हो गया। नितेश कुमार ये बता रहे हैं जो गलत है। आगे, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल, यहाँ बिन नहीं है बीच है, दो प्रोटॉनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है आपको बताना है। चलिए फटाक से हम बीच बनाते हैं, तब तक आप आंसर बताइए, हम बीच बनाकर ही छोड़ेंगे। या हो गया, अच्छा हाँ अब हुआ ना मजे वाली बात। चलिए, तो नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल है, केवल विद्युतीय, केवल नाभिकीय, दोनों इनमें से कोई नहीं। दो प्रोटॉन के बीच कौन सा बल लगता है, विद्युतीय, नाभिकीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर आप बताएं। 42 का सी बता रहे हैं, अंजलि सी बता रही है, एक व्यक्ति बताया, और कोई एक व्यक्ति से। चलिए तो हम बताए, मोहित डी, कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं होता क्या होगा बताइए तो मोहित, अगर कोई नहीं होगा तो क्या होगा, 42 का सी होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के बीच जो लगता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं, पहले ही हमने बताया था, नाभिकीय बल कहेंगे। और नाभिकीय बल लग रहा है, विद्युतीय बल भी लगता है, ठीक है, दोनों बल, नाभिकीय बल और विद्युतीय बल दोनों लगता है। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है, मनीष कुमार सी, बहुत बढ़िया। अगला, एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, A+Z, A माइनस Z या केवल Z। देखिए कोई तत्व है, मानते हैं X है, परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या क्या है, A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, कमेंट कीजिए, बताइए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। चांदनी सी बता रही है A माइनस Z, ओके। मोनू कुमार सी बता रहे हैं, हिमांशु सी बता रहे हैं, वर्षा सी बता रही है, बहुत लोग सी बता रहे हैं, तो सी होगा ही, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो जगह क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगा, तो ए माइनस जेड होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला कथन दिया है, बीटा किरणें कैथोड किरण के समान है। दूसरा कहता है बीटा किरणें, यहाँ बीटा होगा, बीटा किरणें उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन पुंज है। अल्फा कण एकल आयनित हीलियम परमाणु है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ठीक समान होते हैं। सर मैं 11 में हूँ, पर आप अच्छे पढ़ाते हैं, ओके बढ़िया है, पढ़िए। देखिए 11 पे है तो 12th में तो जाना ही जाना है, ठीक है, अच्छा से पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा, और 12th में जाएंगे तो और बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। कौन सा कथन सही बताइए, बीटा किरण कैथोड किरण के समान होती है, बीटा किरण उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन पुंज है, अल्फा कण एकल आयनित हीलियम परमाणु है। तो देखिए एकल आयनित कह रहे हैं, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ठीक समान नहीं होता है, ये तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कभी समान होगा ही नहीं, तो ये गलत कह रहा है। और बीटा किरण उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन पुंज कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि बीटा किरण क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज है। और अल्फा कण जो कह रहा है एकल आयनित कह रही है, यही गलत कहा है, लेकिन बीटा किरण जो है कैथोड किरण के समान होता है। बीटा किरण क्या होता है, कैथोड किरण के समान होता है। अतः नंदनी आपका सही है, ए इज द राइट आंसर, बीटा किरण कैथोड किरण के समान होता है। बिल्कुल याद रखिए, बीटा क्या है, कैथोड के समान। बीटा का परमाणु संख्या -1, द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का भी -1, द्रव्यमान संख्या 0 यहाँ है।
ठीक है। नेक्स्ट 45, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है औसत आयु, अर्धायु, क्षय नियतांक या आवर्तकाल, उसे क्या कहते हैं बताइए। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? औसत आयु, अर्धायु, क्षय नियतांक या आवर्तकाल, क्या कहेंगे बोलिए। तो ओके, कोई अभी कमेंट नहीं किया। ओके 44 का ए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वर्षा बता रही 45 का बी, और भाई बहुत नहीं वर्षा, सुपर सुपर। वर्षा, बिट्टू, मोनू, नंदनी, नंदनी सी लुट गई, नंदनी का गया। रिशु का सही है, सलमान का भी सही है। अगला, कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ 16 दिनों में प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाता है तो उसका अर्थ, तो इसमें क्वेश्चन में और थोड़ा छूट गया है, या क्वेश्चन में होगा, तो उसका अर्धायु क्या होगा? तो उसका अर्ध आयु क्या होगा? चलिए अब आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको बताना है। कहता है 16 दिन में 25% रह जाता है तो उसका अर्ध आयु क्या होगा, ये आपको बताना है। 16 दिन, टोटल आयु 16 दिन दिया है, 16 दिन में 25। देखिए कोई रेडियो सक्रिय मानते हैं, ए तत्व है, ठीक है, ये है ए जो है कितने परसेंट रह जाता है? 25%। मतलब क्या होगा? 25/100 यानी 25 जगह 100, 1/4, मतलब वो 1/4 रह जाता है। ए जो है 1/4 हो जाता है। ए जो है ये घट करके कहाँ चला गया? A/4 पर चला गया, ठीक है। और हाई का मतलब क्या होता है? आधा होना। जैसे ए है, पहले क्या हुआ होगा? आधा हुआ होगा 1/2, और फिर इसका आधा हुआ तो A/, क्या हुआ होगा? 4, 2 बार में, ठीक है। यानी यहाँ टी हाफ, यहाँ पर भी अर्धायु काम करता है, यहाँ पर भी क्या करता है? अर्धायु काम कर रहा है, ठीक है, अर्धायु काम कर रहा है। और टोटल टाइमिंग कितना लगा है? 16 दिन में। ये सब क्या होगा? 16 दिन में, यानी टोटल टाइमिंग टी इक्वल टू दिया गया है, टी बराबर 16 दिया गया है, ठीक है। और ये जो 16 दिन में ऐसा हुआ है कि 2 बार अर्धायु काम किया। अर्धायु कितना बार काम किया है? 2 बार। मतलब टी बराबर हो जाएगा 2 × हाफ टाइम अर्धायु, ठीक है। इसको जब हल करेंगे, ठीक है, तो 16 बराबर 2 × टी हाफ, ठीक है। तो 2 से भाग लेगा 16 में, इसलिए टी हाफ का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 8 दिन। कितना हो जाएगा? 8 दिन। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। देखिए फिर से, जैसे ए है अर्धायु मतलब आधा हो गया, तो आधा समय में A/2 हो गया, फिर A/4 और आधा समय, तो टी हाफ 2 बार काम कर रहा है ना, तो 16 दिन में 2 बार टी हाफ काम किया, 2 से भाग देंगे 16/2 क्या हो गया? 8 दिन हो गया, ठीक है। ऑप्शन कौन राइट हो गया आपका? ए। 46 का सी बताने वाले अंजलि, आपकी गलती, आपका गलती, मनीष की गलती, ऋषि की गलती, मनु का गलती, मनु का सही है। चलिए तो सही है, तो कुछ लोग गलत बताए थे। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। नाभि का घनत्व लगभग होता है, इसमें आपको याद करना है कि कौन है जो नाभि का घनत्व होता है। 2.29 10⁻7 kg/m³, 2.29 10⁻17 kg/m³, 2.29 10⁻7 kg/m³, 2.29 10⁻17 kg/m³। बोलिए नाभि का घनत्व लगभग कितना होता है? तो 47 का आंसर बताइए, नाभि का घनत्व कितना होता है? याद कर लीजिए, 2.3 × 10⁻⁻ क्या होता है? 17 kg/m³, ठीक है। 2.3 होता है, 10⁻17 ये होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, तो मोनू बी बता रहे हैं गलती है, अंजलि का सही है, अंजलि सी बता रहे हैं। चलिए ओके, बी है, यहाँ सी है, ठीक है, इसमें मेरी गलती है। ओके, आपने जो बताया बिल्कुल सही है, बी का ऑप्शन सी लिखा गया था। चलिए दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाभिक से कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? नाभिक से अल्फा कण, यह क्या कीजिए? अल्फा लिखिए। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर कितना कण घटेगा? अगर नाभिक से एक अल्फा कण निकल जा रहा है तो कितना परमाणु संख्या कितना कम होगा? तो देखिए, अल्फा कण का परमाणु संख्या 2 होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 4, और एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 घटेगा, ठीक है। और वहीं बीटा कण का होता है -1 और 0,
अगर एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या एक बढ़ जाता है, बीटा निकलेगा बढ़ेगा, और गामा उत्सर्जित होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु संख्या होता है शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, अल्फा कण अगर दिया होगा तो 2 होगा, बीटा होता तो एक बढ़ जाता। ठीक है, कितना घटता है तो 2, क्या होगा 2। ऑप्शन कौन राइट होगा सर? ऑप्शन गलत, बिल्कुल मनु, ऑप्शन तो अब सही हो गया, मैंने सही कर दिया नितेश, बिल्कुल सही कर दिया, बी आपका आंसर सही है, बी। अगला, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है? इसमें कौन है जो सबसे कम अस्थायी है, ये आपको बताना है। हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन या लोहा, कौन है जो सबसे कम अस्थायी है? यानी अस्थायी ज्यादा होना चाहिए और कम अस्थायी, अस्थायी कम अस्थायी कौन है? हिमांशु बताइए। ओके, 48 का बी। 49 का बताना है हिमांशु। मनीष 49 का बताइए, 49 का क्या होगा? देखिएगा, लोहा सबसे अस्थायी, लोहा अस्थायी होता है, कार्बन अस्थायी होता है, ऑक्सीजन से कम अस्थायी कौन है? हीलियम, गैस रूप में होता है, और हीलियम सबसे कम अस्थायी है। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, 49 का ए। 49 का डी बताए, वर्षा गलत है। ठीक है, हीलियम जो है कम अस्थायी होता है। ठीक है, 50 में ये तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन संबंध सही है? इसमें कौन है जो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए सही है? अर्ध आयु नहीं, ये अर्ध आयु है, अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध इसको पढ़िएगा, अर्ध आयु बराबर औसत आयु, अर्ध आयु बराबर 2 गुना औसत आयु, या अर्ध आयु बराबर 1.6931 गुना औसत आयु, या अर्ध आयु 0.693 गुना औसत आयु। कौन होगा बताइए? इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए कौन सा सही होगा आपको बताना है। अर्ध आयु बराबर कितना होगा औसत आयु के रूप में? ठीक है, यानी अर्ध आयु और औसत आयु में आपको रिलेशन बताना है। देखिए, टी हाफ जो होता है ना, टी हाफ आप याद रखिएगा, आपका होता है कितना, 1/0.6931 बाई लेमडा होता है। ठीक है, और देखिए 0.6931 गुना 1 बाई लेमडा लिख सकते हैं। 1 बाई लेमडा को ही औसत आयु बोलते हैं, 6931 इसको औसत आयु तो क्या बोलेंगे, टी ए बोलते हैं। तो टी हाफ आपका हो जाएगा अर्ध आयु, अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुना औसत आयु, क्या होगा औसत आयु, कौन होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, तो कितने लोग सी के पक्ष में हैं? तो 50 का बी बताने वाले गलत हैं। अंजलि डी बताई है, बहुत लोग बी बताए हैं, 50 का बी भी जो गलत है। 2 कैसे आ जाएगा भाई? ठीक है, 50 का बी अंजलि गलत है, चांदनी गलत है, ओके गलती है, मनीष कुमार गलत है, सी सही होगा सर। ठीक है, आप लोग कहाँ हैं, सो गए हैं क्या सर? क्या होगा? सी होगा। देखिए, अर्ध आयु इक्वल टू क्या होता है, यहाँ टीए को औसत आयु बोलते हैं, और टी औसत आयु आपको पढ़ाया गया है विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो टीए इक्वल टू 1 बाई होगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक एएमयू होता है, एक एएमयू का मान बताना है, बताइए तो 51 का आंसर बताइए। एक एएमयू का मान कितना होता है? 1.6 10 के पावर -27, 1.6 10 के पावर +27, 1.6 10 के पावर -31, या 1.6 10 के पावर, ओके चलिए, ओके प्रियांशु भी कमेंट कर रहे हैं, बोलिए प्रियांशु इसमें कमेंट करके बताइए क्या है। चलिए, एक एएमयू कितने के बराबर होता है आपको बताना है। 51 के आंसर बताएंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रियंका, ओके चलिए मैं आपको बता दूं, बहुत आप लोग, मनीष कुमार ए बता रहे हैं, नंदिनी सिंह ए बता रही हैं, ओके मोनू कुमार, चलिए ए सही है आपका, ए याद रखिए। एएमयू का मान होता है एकदम 6 10 के पावर -27 kg होता है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए जो राइट आंसर। 52 देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? इसमें कौन सा इक्वेशन है जो सही है? बहुत सारे इक्वेशन आपके सामने शो कर रहे हैं। यूरेनियम 92,238 और यू 90,239 कौन सा है? यूरेनियम है 92 38 38 चला गया। चलिए, आपको पता होगा यूरेनियम एक ऐसा परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 92 होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है 238।
जैसे इससे क्या होता है, एक अल्फा कण निकल जाता है, 2 4 खत्म होता है और क्या बनता है, थोरियम 90 और 234 बना लेता है। और अल्फा क्या है, हीलियम है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन है, बी। देखिए बी आपका राइट है, ऑप्शन आपका बी कौन होगा, कहाँ हो गया नितेश। ओके चलिए, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोग प्रतिदिन प्रतिदिन राइट 7 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, राइट 7 बजे जरूर जुड़िए। और 7 बजे से लेकर के रोजाना हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, और रेगुलर पढ़ते हैं ताकि हमारा जो फिजिक्स है बिल्कुल खत्म हो जाए। तो आज आधुनिक भौतिकी मैंने पढ़ा दिया, कल एक और चैप्टर लेके आएंगे एंड जल्दी से कोशिश करते हैं फिजिक्स खत्म हो जाए। फिजिक्स खत्म होते ही हम लोग केमिस्ट्री चालू करेंगे और मैथ भी रेगुलर चलेगा चलेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा काम है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ आपका फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नन्नी, ओके, मनु कुमार, जो लोग भी जुड़े हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है। तो जिस क्वेश्चन में जिसमें दिक्कत होगा तो उसका हम क्या करेंगे, समाधान कर देंगे कहीं